सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपने जिला सीरीज के अंदर आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान का जो बीकानेर जिला है। बीकानेर जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। तो देखो, बीकानेर जो जिला है ना, इससे कोई वर्तमान में नवीनतम जिला जो बने हैं, जितने भी बने हैं उनमें से कोई भी बीकानेर से कोई अलग नहीं हुआ। अनूपगढ़ में हालांकि पहले 2 तहसीलों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उनको पुनः बीकानेर में शामिल कर दिया। तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बीकानेर में नहीं मान सकते, लेकिन बीकानेर जिले से जो जीके के जो फैक्ट है, वहाँ से प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा, चाहे कल्चर का आ जाए चाहे जियोग्राफी का आ जाए, 2 से 3% यहाँ से उड़ते ही उड़ते हैं। और लगभग संप्रदाय की जो मुख्य पीठ यहाँ पर 2-3 जिनके जिक्र आते हैं, वहाँ से प्रश्न सीधे एग्जाम में उठते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जिला है अपना बीकानेर जिला। इनके ऊपर आज अपने मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे और बीकानेर नक्शे के बारे में भी पढ़ेंगे कि बीकानेर में कौन कौन सी तहसीलें हैं, किससे क्या क्या मुख्य फैक्ट है जो अपने ले सकते हैं। तो उन सब के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। चलिए अपने शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी इस क्लास से जुड़ा है वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, बार बार कहना ना पड़े, ताकि अपने सीधा टॉपिक के ऊपर अपना ध्यान दें और जितना हो सके उतना कम समय के अंदर हम ज़्यादा बातों को याद करने का प्रयास करें। जैसे अगर अपने बीकानेर वाले क्षेत्र की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो राती घाटी और जांगल प्रदेश जो है, इसके प्राचीन नाम मिलते हैं। कि बीकानेर वाले क्षेत्र के प्राचीन नाम अगर अपने कहें तो प्राचीन काल में इसको राती घाटी के नाम से इस वाले क्षेत्र को जाना जाता था। इसी को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था और इसी को जांगलू प्रदेश के नाम से भी इस वाले क्षेत्र को जाना जाता था। राती घाटी है, जांगल प्रदेश है, जांगलू प्रदेश है ना। इसके अलावा अगर अपने कुरु जांगला बोले तो वो भी बीकानेर का ही प्राचीन नाम था। पढ़ा होगा आपने कुरु जांगला, कुरु जांगला, ये बीकानेर के प्राचीन नाम मिलते हैं। अब अगर अपने बीकानेर को कोई भी उपनाम देना चाहें कि बीकानेर जिले का उपनाम क्या कह सकते हैं, तो बीकानेर का उपनाम अपने कह सकते हैं इसको ऊन का घर कहा जाता है, या अपने कह सकते हैं इसको ऊन का बाजार या ऊन की मंडी। ऊन मंडी के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो बीकानेर को जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर अपने ये पढ़ते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है वो बीकानेर में है, तो वो उसके उपनाम के अंदर शामिल हो जाता है। इसको ऊन का घर, ऊन का बाजार या ऊन मंडी के नाम से भी जाना जाता है। आप ये बता दो, बीकानेर का संस्थापक कौन था? तो जो बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक था राव बीका। राव बीका ने यहाँ पर बीकानेर शहर की स्थापना जो है वो लगभग 1488 ईस्वी के अंदर यहाँ पर बीकानेर शहर की इसने स्थापना करवाई थी। राव बीका जो है वो जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। वैशाख शुक्ला तृतीया आखा तीज वाले दिन, और वही दिन बीकानेर शहर स्थापना दिवस भी माना जाता है। कि बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी, तो अपने कह सकते हैं आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन। और ये दिन बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बीकानेर की अगर अपने बात करें आरजे नंबर की, तो बीकानेर का आरजे नंबर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। बीकानेर का आरजे नंबर है आरजे 07, ये बीकानेर का आरजे नंबर है। और बीकानेर के प्राचीन नाम राती घाटी है, जांगल प्रदेश है, जांगलू प्रदेश है, कुरु जांगला है, ये बीकानेर के प्राचीन नाम मिलते हैं। और बीकानेर के संस्थापक राव बीका है, और बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक भी राव बीका है। अब अगर अपने बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है। जैसा कि आपको पता है, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, पांडाशाह जैन मंदिर है,
उसके अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक संप्रदायों की मुख्य पीठ भी है। यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय स्थापित है, जसनाती संप्रदाय यहाँ पर स्थापित है, राम सनई संप्रदाय यहाँ पर स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखाकार जो अकादमी है वो बीकानेर में स्थापित है। हालांकि उसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, लेकिन 1960 के अंदर उसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। मूंगफली मंडी अपने यहाँ बीकानेर के अंदर है। जैतून के तेल का शोध संयंत्र अपना यहाँ बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा खारे पानी की झील भी यहाँ पर है। और बीकानेर के अंदर वैसे कोई भी नदी नहीं बहती। पहले अपने पढ़ते थे कि ऐसा जिला जिसमें कोई नदी ना बहती हो तो बीकानेर चूरू थे। और हालांकि वर्तमान में ऐसे ज़िले और भी सामने आ रहे हैं। फलोदी ज़िले के अंदर भी प्रॉपर वहाँ की कोई नदी है नहीं, और भी बहुत सारे ज़िले आ जाएंगे। इसके अलावा 3 के अलावा कोई ज़िला और बनेगा, वो फैक्ट अपने जिला दर्शन वाली जो सीरीज़ है, जो अपना कोर्स है, उसके अंदर बहुत सारे जो फैक्ट है वो आपको बिल्कुल नए फैक्ट उस कोर्स के अंदर दिखने को मिलेंगे। चलो अपने शुरू करते हैं बीकानेर के बारे में। देखिएगा, ये आपका बीकानेर ज़िले का आपके सामने नक्शा है। ठीक, चलो बीकानेर में कहाँ कहाँ पर कौन सी तहसील है, क्या क्या फैक्ट है, उन सब के बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिएगा, नक्शा दिखाई दे रहा होगा। चलो एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। देखिएगा, यहाँ पर जो मेन लोकेशन है वो अपने मेन जिले की है, बीकानेर की। लगभग सेंटर के अंदर यहाँ पर अपना बीकानेर जो शहर है वो मुख्य बसा हुआ है। और बीकानेर अपने इसको तहसील भी मान सकते हैं। और आसपास में इसकी जो मुख्य तहसीलें हैं वो है। कौन सी कहाँ पर तहसील है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा और कोशिश करना साथ साथ में समझने की। जैसे अगर अपने बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के पास में यहाँ पर आती है छत्तरगढ़ तहसील, जिसको पहले हालांकि अनूपगढ़ में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको वापस बीकानेर में मिला दिया गया था। ये छत्तरगढ़ तहसील वर्तमान में, याद रखिएगा, बीकानेर जिले की है। छत्तरगढ़ को, और एक चर्चा में रहा था खाजूवाला, है ना, दोनों को बीकानेर में ऐड किया गया था, लेकिन अनूपगढ़ में, लेकिन वापस बीकानेर में मिला दिया गया। और यहाँ पर बीकानेर जिले की तहसील आती है पुगल तहसील, है ना, भेड़ की नस्ल के लिए फेमस है पुगल, अगर आपको याद हो। पुगल के पास में ही यहाँ पर पड़ता है बज्जू, और बज्जू के पास में पड़ता है कोलायत। ठीक, बीकानेर, छत्तरगढ़, पुगल, खाजूवाला, बज्जू, कोलायत, और कोलायत के ठीक पास में है यहाँ पर नोखा, और नोखा के पास में यहाँ पर पड़ता है श्री डूंगरगढ़ है। और यहाँ पर आता है लूणकरंसर। ये बीकानेर जिले की मुख्य तहसीलें हैं। ठीक है, नक्शे के अंदर जो इनकी लोकेशन है उसको एक थोड़ा सा अंदाज़ा अपने दिमाग में सेट करो, ताकि जो फैक्ट है, इनकी जो धरातलीय विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। सेंटर में बीकानेर है। ठीक है, बीकानेर के बिल्कुल ऊपर छत्तरगढ़ है, छत्तरगढ़, फिर पुगल है, फिर खाजूवाला है, बज्जू है, कोलायत है, नोखा, श्री डूंगरगढ़ है, और बाद में उधर लूणकरंसर है। ये बीकानेर जिले की मुख्य तहसीलें हैं। अब इसके अंदर क्या क्या जीके के फैक्ट है उनको अपने लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब मेन जीके के फैक्ट जो है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, और साथ साथ में उनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, पहले अगर अपने बात करें लूणकरंसर की, देखिएगा लूणकरंसर में क्या क्या खास बातें हैं जीके के फैक्ट में, समझिएगा। लूणकरंसर के अंदर एक तो आपको पता ना, यहाँ पर खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, जिसका नाम क्या है, लूणकरंसर झील। लूणकरंसर झील है जो खारे पानी की झील लूणकरंसर के अंदर है। और लूणकरंसर वाला जो क्षेत्र है ये मूंगफली उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। और अपने राजस्थान के अंदर मूंगफली की जो
मंडी है वो भी बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे के अंदर है। और मूंगफली के कारण ये अग्रणी स्थान पर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है, लूणकरणसर को। और लूणकरणसर के अंदर ये आपको पता है, ये मुख्य फैक्टर ढंग से याद रखना, जैतून तेल शोध संयंत्र, जैतून के तेल का शोध संयंत्र कहाँ पर है, लूणकरणसर के अंदर है, जिसकी स्थापना यहाँ पर 2014 को हुई थी। जैतून के तेल का शोध संयंत्र कहाँ पर है, लूणकरणसर में है, यानी कि जैतून के तेल की रिफाइनरी है। देखिएगा, लूणकरणसर में खारे पानी की झील लूणकरणसर झील है, जो उत्तरी राजस्थान के अंदर स्थित एकमात्र खारे पानी की झील मानी जाती है, जिसके नमक को वर्तमान में राजस्थान सरकार ने खाने के अयोग्य घोषित कर दिया है, प्रदूषित पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी स्थान पर लूणकरणसर है, तो इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और मूंगफली मंडी भी लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है। लूणकरणसर के अंदर ही जैतून तेल शोध संयंत्र है, जैतून के तेल की रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना कब की है, 2014 की है। ये मेन लूणकरणसर के बारे में है। उसके बाद आगे चलिएगा, देखिएगा, अगर अपने बज्जू की बात करें तो बीकानेर में जो बज्जू है, यहाँ पर वन्यजीव क्षेत्र फैला हुआ है, जिसको अपने बज्जू आखेट निषिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो बज्जू जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो बज्जू तहसील में आता है, बीकानेर की तहसील है। हालांकि बीकानेर जिले के अंदर 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, दी यात्रा है, मुकाम है, देशनोक है, बज्जू है और जोहड़बीड़ है। ये बीकानेर के मुख्य आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। लगभग बाकी जो आखेट है वो जैसे एक मुकाम के अंदर भी है, वैष्णव मुकाम है, नोखा तहसील में पड़ता है, देशनोक के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, यहीं पर जोहड़बीड़ है, वो आखेट भी बीकानेर वाले क्षेत्र में ही आता है। और बज्जू जो आखेट है वो बज्जू तहसील के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर आखेट के अंदर जो है इस बज्जू का जो नाम है वो लिया जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें नोखा तहसील की, नोखा में क्या है, तो नोखा के अंदर बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, जाम्बोजी का मेन समाधि स्थल नोखा तहसील में है। कहाँ पर है ये, मुकाम के अंदर है। जो बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ अपने कह सकते हैं, जाम्बोजी का यहाँ पर समाधि स्थल है नोखा तहसील के मुकाम के अंदर, जहाँ पर फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है। तो बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो बीकानेर की कौन सी तहसील में है, नोखा तहसील में। नोखा तहसील में कहाँ पर है, तो मुकाम के अंदर है, जहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आश्विन और फाल्गुन, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को वर्ष में 2 बार यहाँ पर विशाल मेला लगता है। और जो नोखा है, यहीं पर याद रखो, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ पर है, नोखा बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ पर है, तो वो नोखा बीकानेर के अंदर है। और बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ भी नोखा तहसील के मुकाम के अंदर है। जाम्बोजी का समाधि स्थल है, जहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कोलाई तहसील की। क्या खास बात है, देखिएगा। अब ये जो कोलायत वाला जो क्षेत्र है, एक तो आपको पता है कि कोलायत जो क्षेत्र है ये कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। और कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के सबसे बड़े जो ज्ञाता थे वो कपिल मुनि थे। और इसी कोलायत तहसील के अंदर ही एक मीठे पानी की झील स्थित है। कौन सी,
कोलायत झील। और कोलायत जो झील है, इस कोलायत झील को क्या कहा जाता है? तो इस कोलायत झील को कहा जाता है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, या सुंदर मरु उद्यान भी कह सकते हैं, कोलायत झील का उपनाम है। और एक बीकानेर में गजनेर झील है जिसको शुद्ध दर्पण कहा जाता है। और कोलायत झील को क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। और ये कोलायत जो कस्बा है ये कपिल मुनि की तपोस्थली है। और कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता माने गए थे। और जो कोलायत है, इस कोलायत के अंदर ऐतिहासिक मेला कब लगता है? बताओ कमेंट करके। जब पुष्कर झील पर मेला लगता है, कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर ऐतिहासिक जो है मेला लगता है। कहाँ पर? कोलायत के अंदर। और इसी कोलायत को कपिल मुनि की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें पुग्गल तहसील की, देखिएगा पुग्गल में क्या है। पुग्गल जो है इसी कस्बे से एक भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। और उस नस्ल का नाम भी क्या है? पुग्गल है। तो पुग्गल जो भेड़ की नस्ल है उसकी उत्पत्ति बीकानेर के पुग्गल कस्बे से मानी जाती है। पुग्गल जो है वो बीकानेर की एक तहसील है जहाँ से इस भेड़ की नस्ल की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। श्री डूंगरगढ़, देखिएगा श्री डूंगरगढ़ के बारे में, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। श्री डूंगरगढ़ तहसील का एक गांव है रीडी गांव। कौन सा गांव है? रीडी गांव, जहां पर वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था। देखिएगा रीडी गांव है, कौन सी तहसील का है? श्री डूंगरगढ़ तहसील का ये गांव है, बीकानेर का गांव है। कौन सा? रीडी गांव है। और ये जो रीडी गांव है, इसी रीडी गांव के अंदर वीर बिग्गा जी का जन्म यहीं पर हुआ था। और वीर बिग्गा जी जो है इसको जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी, जिनका जन्म श्री डूंगरगढ़ तहसील के रीडी गांव के अंदर माना जाता है। तो ये बीकानेर जिले से संबंधित मुख्य जीके के फैक्ट है। अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपने एक बार जल्दी से इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मेन बातें आपको दोबारा एक बार और समझ में आ जाए। देखते रहिएगा, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखिएगा, बीकानेर की बात करते हैं। लूणकरणसर तहसील, क्या खास बात है? एक तो यहाँ पर खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील, जिसका नमक वर्तमान में खाने के अयोग्य घोषित है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित पानी की मात्रा ज़्यादा है। और लूणकरणसर मूंगफली उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है और मूंगफली की मंडी भी यहीं पर है। तो इसीलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान में जैतून तेल शोध संयंत्र भी लूणकरणसर में है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। जैतून के तेल की रिफाइनरी अपने इसको कह सकते हैं। जबकि जैतून की टहनियों से ग्रीन टी बनाने की जो फैक्ट्री है वो बस्सी में है। जयपुर ग्रामीण के अंदर बस्सी के अंदर जैतून की टहनियों से ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री है। ये लूणकरणसर तहसील के बारे में है। श्री डूंगरगढ़ तहसील, श्री डूंगरगढ़ तहसील का एक गांव है रीडी गांव, जहां पर वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था। और वीर बिग्गा जी जो है वो जाखड़ समाज के कुल देवता है। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? श्री डूंगरगढ़ तहसील के रीडी गांव के अंदर उनका जन्म माना जाता है। बज्जू जो तहसील है वहीं पर बज्जू में बज्जू आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। वर्तमान अपने राजस्थान में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जिसमें से बीकानेर जिले में 5 है। दी यात्रा, वैष्णव मुकाम, देशनोक, बज्जू, जोहड़बीड़। और बज्जू जो आखेट है वो बीकानेर की बज्जू तहसील के अंदर आता है। नोखा तहसील की बात करें तो नोखा तहसील के मुकाम के अंदर बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु जंबेश्वर जी भगवान जी का जो है मेन वहाँ पर समाधि स्थल है। तो वहीं मुकाम पर बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला साल में 2 बार लगता है, आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को।
और समराथल दौरा, धोक दौरा, वो भी बीकानेर जिले के यहीं पर अपने पीपासर बांधते हैं, वो भी आता है। वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का या नागौर डिस्ट्रिक्ट का, जल्दी से वो कमेंट करके आप बताओ, क्योंकि ये वाला पीपासर जो है, समराथल धोक दौरा जो है, ये दो स्थल जो है ये काफ़ी डाउटफुल रहते हैं लगभग स्टूडेंट के माइंड में। तो आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उसके अलावा नोखा की बात करें तो नोखा तहसील के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी भी है। मूंगफली मंडी लूणकरणसर में है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहाँ पर है, तो वो नोखा बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा पुगल में भेड़ की नस्ल पुगल की उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर कोलायत की बात करें तो कोलायत कपिल मुनि की तपोस्थली रहा है, और कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। यहीं पर कोलायत झील भी है, और कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। वहीं बीकानेर में जो गजनेर झील है उसको शुद्ध दर्पण कहा जाता है। और कोलायत झील पर प्रति वर्ष जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर झील के ऊपर भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हालांकि कोलायत झील पर भी पुष्कर की तरह 52 घाट बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घाट वाली झील मानी पुष्कर जाती है। और कोलायत झील में याद रखिएगा, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जो दीपदान परंपरा है वो भी कोलायत झील के अंदर है। जो कोलायत झील है, इसी झील के अंदर अपने राजस्थान में सबसे प्राचीन दीपदान परंपरा, सबसे प्राचीन जो दीपदान की परंपरा है वो कहाँ पर है, तो कोलायत बीकानेर के अंदर है। और सबसे बड़ी जो दीपदान की परंपरा है वो पुष्कर झील अजमेर में है, क्योंकि दीपदान की परंपरा मेन दो ही झीलों पर है, कोलायत पर और पुष्कर झील पर। और दोनों झीलों पर मेला भी एक ही दिन लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और दोनों झीलों पर जो घाट है वो भी कितने कितने हैं, 52 घाट है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा घाट वाली जो झील है वो मानी कौन सी जाएगी, पुष्कर मानी जाएगी। तो पुष्कर झील को 52 घाटी झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको रहेगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अन्य अपने बात करते हैं बीकानेर जिले के बारे में। देखिएगा, बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर शहर के अंदर ऐतिहासिक एक दुर्ग का नाम आता है, जैसा कि आपको पता है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। आप कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि राजस्थान में जूना महल किस जिले में है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, तो जूना महल किस जिले में है, ये आप कमेंट करके बताओ। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने करवाया था। 1589 से लेकर 1594 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। राय सिंह का प्रधानमंत्री था करमचंद, इसी की देखरेख के अंदर जो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया, 1589 से 94 के बीच में। और निर्माणकर्ता कौन था, बीकानेर का शासक महाराजा राय सिंह था। महाराजा राय सिंह जो था ये अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वासपात्र राजपूत राजा भी था। अकबर का पहला जो विश्वासपात्र राजपूत राजा था वो मिर्जा राजा मानसिंह था, 7000 मनसबदार था। और राय सिंह जो था ये अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वासपात्र राजपूत राजा था, 4000 मनसबदार था। जो आगे चलकर जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वासपात्र राजपूत राजा जो बना था वो ये राय सिंह बना था। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। उसी राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का जो है वो निर्माण करवाया था। जल्दी से, अभी तक आपका जवाब आया नहीं है कि राजस्थान में जूना महल कहाँ पर है, वो बता दो। इसके अलावा बीकानेर के अंदर पांडाशाह जैन मंदिर, ये भी मेन बीकानेर शहर के अंदर ही आता है। और इस भांडाशाह जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो वैसे निर्माण तो हुआ था राव लूणकरण के शासनकाल के अंदर, भांडाशाह ने इसका निर्माण करवाया था। यानी कि इस जैन मंदिर का निर्माण करता कौन था, भांडाशाह था। और किसके शासनकाल में,
तो राव लूणकरण के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के समय इसके नींव के अंदर घी व नारियल तेल डाला गया था। जिसके नींव में घी डाला गया, ये विशेषता किसकी है? बांडा शाह के जैन मंदिर की है, जो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? राव लूणकरण के शासनकाल में इस बांडा शाह जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। एक आपको पता है ना, अगर अपने बात करें बीकानेर से जो संप्रदाय संबंधित है कि बीकानेर से कौन कौन से संप्रदाय संबंधित है, कौन कौन से संप्रदाय की यहाँ पर मुख्य पीठ है, तो आपको पता है यहाँ पर मुख्य रूप से 3 संप्रदायों का जिक्र आता है। एक तो बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय है ना, और जसनाती संप्रदाय की जो मेन पीठ है वो कत्रियासर के अंदर है, लगभग आपको पता है। और एक यहां पर आपको पता है ना, राम सनई संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय। और एक यहां पर आता है बिश्नोई संप्रदाय। ये बीकानेर से मुख्य रूप से 3 संप्रदाय संबंधित है और यहां से प्रश्न एग्जाम में सीधा सा आता है। जसनाती संप्रदाय है, बीकानेर से संबंधित है। राम सनई संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ बीकानेर में कहां पर है? तो आपको पता है कत्रियासर के अंदर है। और यहां का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो यहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा? अग्नि नृत्य यहां का प्रसिद्ध है। राम सनई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो भी कहाँ मानी जाती है? बीकानेर में मानी जाती है। और बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ मानी जाती है? मुकाम के अंदर। और मुकाम बीकानेर की कौन सी तहसील में आता है? नोखा तहसील में आता है। तो बीकानेर जिले से अगर संप्रदाय की विशेषता की बात की जाए तो ये 3 नाम याद रखिएगा और प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जसनाती संप्रदाय कत्रियासर बीकानेर में है, अग्नि नृत्य यहाँ का फेमस है। राम सनई संप्रदाय भी बीकानेर से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो भी नोखा तहसील के मुकाम के अंदर है। गुरु जाम्बो जी जो है बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और मुकाम के अंदर आपको पता है जाम्बो जी का जो है वो मुख्य समाधि स्थल है। उसके अलावा अन्य अगर अपने फैक्ट यहाँ पर याद करें तो आप ये बताओ, बीकानेर का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? बिल्कुल, कौन सा है? रम्मत लोक नाट्य। किस जिले का फेमस है? बीकानेर जिले का फेमस है। कौन सा लोक नाट्य? रम्मत लोक नाट्य यहाँ का फेमस माना जाता है। इसके अलावा एक जीके में प्रश्न आता है ना, आपको पता है सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता, ये जो सभ्यता स्थल है ये भी कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। कौन सी सभ्यता? सोंथी सभ्यता। और बीकानेर का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो रम्मत लोकनाट्य बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? मग्घाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। 1936 के अंदर जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और आपको ये पता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना अपने राजस्थान में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इनके संस्थापक कौन थे? मग्घाराम वैद्य थे। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो महाराजा सरदार सिंह थे। महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, है ना, पंजाब गए थे। और राजस्थान के एकीकरण के समय
बीकानेर के शासक कौन थे? बिल्कुल महाराजा शार्दुल सिंह थे, महाराजा शार्दुल सिंह। एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो बीकानेर थी। महाराजा शार्दुल सिंह ने ही पहली बार एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है IGNP, उस नहर की जो रूपरेखा बनाने का जो काम है वो इन्हीं ने शुरू करवाया था। इन्हीं के दरबार में कंवर सेन था जिन्होंने इंदिरा गांधी नहर की मुख्य जो है वो रूपरेखा तैयार की थी। तो कंवर सेन को IGNP का मुख्य अभियंता भी कहा जाता है। IGNP का फैक्ट भी बीकानेर जिले से बड़ा काम का है, उसके बारे में भी अपने को बीकानेर जिले में पढ़ना होता है। IGNP का निर्माण करवाने वाले भी बीकानेर के शासक कौन थे? तो वो भी महाराजा शार्दुल सिंह थे। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मग्गैराम वैद्य थे। क्रांति के समय यहाँ के शासक महाराजा सरदार सिंह थे और एकीकरण के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो महाराजा शार्दुल सिंह थे। इसके अलावा बीकानेर के देशनोक में करणी माता जी का मंदिर भी बना हुआ है ना। और करणी माता जी जो है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट या आराध्य देवी मानी जाती है और चारणों की कुल देवी भी करणी माता है, जिनके मंदिर को मठ कहा जाता है और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और करणी माता जी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो वो भी बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा बीकानेर जिले में अन्य अगर अपने कोई और फैक्ट पढ़े तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सब को पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये अपनी मार्केट के अंदर 12 से 15 दिसंबर के बीच में संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा राजस्थान के जिला दर्शन की जो पुस्तक है ये मार्केट में आएगी, जिसमें जैसे मैं अभी मानचित्र के अंदर आपको करवा रहा हूँ ना, उसी हिसाब से प्रत्येक जिले को इसमें डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। डायग्राम के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से प्रत्येक जिले को जो है वो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये पुस्तक आ जाएगी। संजय जी के मार्गदर्शन में इस पुस्तक को पूरा तैयार किया हुआ है। और इस पुस्तक को लेने के बाद फ़ायदा क्या होगा? देखो, जीके की किताब तो आपके पास बहुत है, जियोग्राफी की किताब होगी आपके पास में, कल्चर की किताब होगी, हिस्ट्री की किताब होगी, राजस्थान जीके की कंप्लीट आपके पास में किताब होगी। तो आप इस पुस्तक के पैसे क्यों लगाएं? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या अब ये उत्पन्न हो गई नए ज़िले बनने के बाद कि ये हमें समझ नहीं आ रहा कि जैसे मान लो सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ, तो सलूम्बर जिले में उदयपुर से क्या क्या चला गया। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ, तो भीलवाड़ा से क्या क्या शाहपुरा में चला गया। ब्यावर केकड़ी में अजमेर से क्या क्या आ गया। गंगापुर सिटी में सवाई माधोपुर करौली जिले से क्या क्या चला गया। डीग में भरतपुर से क्या क्या चला गया। दुद्दू में, कोटपुतली बहरोड में, खेरथल तिजारा में, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के ज़िले तो बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के ज़िले हैं और वहाँ पर तो जीके में बहुत सारे फैक्ट है, जितने पढ़े उतने ही कम है। तो ये वाले जो डाउट है ना, वो आपके ये पुस्तक दूर करेगी, इस चीज़ की गारंटी है कि जो जीके के बड़े मेन पॉइंट है। अब देखो, इस पुस्तक की क्या खास बात है। इस पुस्तक के अंदर वैसे भी कोई प्रत्येक बात को वैसे नहीं लिखा हुआ। जैसे पहले जिले का सामान्य परिचय लिखा हुआ है, उसके बाद उस जिले की जियोग्राफी शुरू होगी, जो भूगोल के फैक्ट है वो आएंगे। जियोग्राफी के बाद में उस जिले की कला संस्कृति के फैक्ट आएंगे, उसके बाद में उसके इतिहास के फैक्ट आएंगे, उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर आएंगे। उस जिले से अगर कोई मुख्य व्यक्तित्व संबंधित है, करंट में अगर कोई वहाँ से मुख्य कोई शोध हुआ है या कोई मुख्य संस्था वहाँ पर स्थापित हुई है या अन्य वहाँ पर कोई अनुसंधान केंद्र है, तो वो क्या चीज़ है। यानी कि एक व्यवस्थित रूप से ये पूरी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर आपके ये पुस्तक बड़ी काम आने वाली है। तो इस पुस्तक के प्रति भी अपना ज़रूर एक बार विश्वास दिखाइएगा। और ये जो पुस्तक है, इसी पुस्तक को लेकर मैंने राजस्थान के जिला दर्शन का संकल्प की ऐप के ऊपर लाइव बैच में शुरू कर रहा हूं 12 दिसंबर से, जिसमें कंप्लीट राजस्थान के 50 जिलों को आपको मानचित्र के साथ पूरी व्याख्या के साथ जो है उस क्लास के अंदर आपको वो 50 के 50 जिले याद करवाए जाएंगे। यानी कि इस बैच के अंदर आपको जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, करंट और अन्य जो फैक्ट है वो सारे एक व्यवस्थित रूप में क्रम के अंदर आपको इसमें बैच में पढ़ने को मिलेंगे। लगभग ये मान लो 2 से 2.5 महीने का ये बैच रहेगा।
अभी जो 12 दिसंबर से ये बैच अपने जब लाइव शुरू कर रहे हैं तो जिला दर्शन का ये अपना पहला बैच है, तो इसकी फीस फिलहाल हमने 399 रुपये ही रखी है। 12 दिसंबर को जब ये बैच शुरू हो जाएगा तो इसकी फीस को बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक इस बैच के अंदर ये मान लो कि लगभग 400 से 500 विद्यार्थी के बीच में लगभग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस बैच के अंदर अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि राजस्थान जीके के अंदर जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है नए जिले बनने के बाद, वो परिवर्तन कहीं आपके सरकारी नौकरी में कोई बाधा ना उत्पन्न करे, तो वो चीज़ आपकी ढंग से इस बैच के अंदर क्लियर हो जाएगी, ताकि कोई भी दिक्कत आपके जीके में ना आए। तो ये बैच भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल इसकी फीस जो है वो मात्र 399 रुपये है, और जिला दर्शन की पुस्तक भी अपने 12 से 15 दिसंबर के बीच में मार्केट में आ रही है, तो ये चीज़ भी जरूर बताइएगा। चलो बीकानेर के बारे में बात करते हैं। बीकानेर में अन्य क्या क्या है। बीकानेर के अंदर ही अपने राजस्थान में बेर का अनुसंधान केंद्र भी है, और यहाँ पर अपना खजूर का अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर के अंदर है, जिनकी स्थापना यहाँ पर 1978 केंद्र हुई थी। बेर का और खजूर का अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। और बीकानेर के अंदर अपने राजस्थान में खजूर का कृषि फार्म भी एक स्थापित किया गया है। और खजूर का जो कृषि फार्म है ये बीकानेर में कहाँ स्थापित किया गया, तो ये खारा में स्थापित किया गया है। और खजूर का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सागर बोझ का जैसलमेर में है, जिसको खजूर का उत्कृष्ट केंद्र भी बनाया गया है। और दूसरा फार्म खजूर का ये खारा बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान के अंदर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो भी बीकानेर में है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, तो वो भी बीकानेर के अंदर है। राजस्थान राज्य, ये सबसे मेन है, एग्जाम के अंदर सीधा सा प्रश्न आता है। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अकादमी कहां पर है, तो ये भी बीकानेर में। अब इसके अंदर दो फैक्ट याद रखना। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार जो अकादमी है इसकी स्थापना वैसे जयपुर में हुई थी 1955 के अंदर, और 1960 में इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि फिलहाल ये वर्तमान में कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। याद क्या रखना है, दो सन याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 के लगभग स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर, और लगभग 1960 के अंदर जो है इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो मेन तो याद ये कर लो कि अपने राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अकादमी कहाँ पर है, तो वो बीकानेर के अंदर है। और अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है वो भी बीकानेर के अंदर है। दूसरी जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है वो इसी विधानसभा बजट के अंदर अभी 2-3 महीने पहले जोबनेर के अंदर प्रस्तावित भी हुई थी। RS परी के अंदर वो प्रश्न भी पूछा गया था। जो दूसरी है जोबनेर में बनेगी। और एकमात्र जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, वो बीकानेर के अंदर है। यानी कि यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भाई बीकानेर के अंदर है, जिसकी स्थापना अभी कुछ समय पहले हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना 2010 की मानी जाती है, जो राजस्थान की एकमात्र वेटनरी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय
राजस्थान का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है वो भी बीकानेर में स्थापित हुआ था 1987 के अंदर, और इस समय इसका नाम रखा गया था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ये बीकानेर में स्थापित हुआ था, जिसको बाद में 2009 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया और नाम इसका क्या कर दिया गया, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, और इसका नाम कब कर दिया, 2009 में। और ये वाला जो विश्वविद्यालय ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, और बीकानेर वाली जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है उसका संचालन भी यही करवाता है। ये अपने राज्य की सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राज्य का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको 2009 के अंदर ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय नाम दिया गया था। हालांकि अपने राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1998-99 के अंदर। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण के अंदर जोबनेर के अंदर कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 2013 में स्थापित हुआ था। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय भी 2013 में स्थापित हुआ था, और कोटा कृषि विश्वविद्यालय भी 2013 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो वो बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर वाले का नाम क्या है, तो बीकानेर वाले का नाम क्या है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये बीकानेर जिले से संबंधित मुख्य जीके के फैक्ट थे, जहां से एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से प्रश्न उड़ते हैं। लगभग सदाबहार प्रश्न यहां से वो आते रहते हैं, तो वो बीकानेर के बारे में था। तो अगर आप ये क्लास पूरी आपने देखी है तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। और क्लास के बाद में मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। इसी प्रकार से जिला दर्शन वाली सीरीज वजह से जुड़े रहिएगा, और इसी प्रकार से कंप्लीट अगर आपने जिलों को व्यवस्थित रूप से अगर कवर करना है कि कुछ में क्या चेंज हुआ, किस में क्या हुआ, तो ये लाइव बैच में 12 दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ संकल्प ऐप गंगानगर के ऊपर, जिसकी फीस फिलहाल अभी मात्र 399 रुपये है। यानी कि 400 रुपये के अंदर आपको राजस्थान जी के पूरा नवीनतम 50 जिलों के साथ पढ़ने को मिलेगा, वो भी व्यवस्थित रूप से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो इस कोर्स के अंदर भी आप आज ही एडमिशन ले लो, क्योंकि लगभग इसमें 400-500 के बीच में स्टूडेंट ने अपना एडमिशन वो ले चुके हैं। तो 12 दिसंबर को जैसे ये बैच शुरू होगा तो इसकी फीस जो है वो बाद में बढ़ा दी जाएगी। 12 दिसंबर तक इसकी फीस मात्र 399 रुपये रखी गई है। और जिला दर्शन की जो पुस्तक है वो भी मेरी 12 से 15 दिसंबर के बीच में मार्केट में आ जाएगी। राजस्थान के सभी जिलों के अंदर सभी बुक स्टोर के ऊपर ये बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये पुस्तक भी आप ज़रूर पढ़िएगा। इस पुस्तक के अंदर भी आपको कंप्लीट जो जीके है वो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, और आपको सारे फैक्ट अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस वाली सीरीज से जुड़े रहिएगा जिला दर्शन सीरीज के साथ में। और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करना। और इस चैनल में अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए जिले के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।